राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब एटी की पाठशाला में। आपका सीडीपी का सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग कंप्लीट सीडीपी को डिस्कस करेंगे। टीचिंग एग्जाम में जहाँ भी आपकी सीडीपी आती है जिस लेवल की, उसको सारे को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए आपको शुरू करते हैं। आज देखना है हमको इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। हेरिडिटी हमको कैसे प्रभावित करता है? हेरिडिटी ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? जैसे जो हमको चीजें अपने पेरेंट्स से मिलती है, जैसे जीन से जो हम चीजें हमको मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। मेरा बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? जीन्स होता है। जैसे जीन्स में हमें जो चीज अपने पेरेंट्स से मिल जाती है वही क्या होती है? आपकी हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हेरिडिटी हमको क्या प्रोवाइड करता है? बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पर्सनालिटी। हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन इज बॉर्न विद। हेरिडिटी इंसान के जन्म के साथ ही उसके साथ होती है। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स कॉजेस फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। द फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। उस अंडे को क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट हैज 46 क्रोमोसोम। जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। इसको गुणसूत्र भी कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स ओनली फीमेल। ये एक कंडीशन, इसको याद रखिएगा। क्या कौन सी कंडीशन है? टर्नर सिंड्रोम। ये कौन सी कंडीशन? ये किसको इफेक्ट करती है? महिलाओं पर इफेक्ट करती है, सिर्फ महिलाओं पर। आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। ये क्या होते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस डेवलप फ्रॉम टू सेट्स ऑफ एग एंड स्पर्म, सेम सेक्स और वन ऑफ ईच। आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं? कि डेवलप फ्रॉम सेम एग एंड स्पर्म, सेम सेक्स के द्वारा। फिर नेक्स्ट आती है आपकी इन्वायरमेंट। द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जर्म्स। पर्यावरण जीन्स को छोड़कर वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है environment includes all the aspects of the surroundings. These factors influence the development of an individual। जैसे कल्चर हो गया, एजुकेशनल हो गया, सोशल इन्वायरमेंट हो गया और इकोनॉमिक हो गया। Environment consists of various type of forces like physical, social, moral, economical, political, cultural and emotional forces. Teachers should be try to provide best mental environment so that a child can flourish। क्या कहते हैं? टीचर ट्राई करते हैं कि एक बेस्ट एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करा जाए जिससे बच्चा क्या हो सके? अच्छे से अच्छे और परिपक्वता की ओर आगे बढ़ सके। नेचर, प्रकृति वर्सेस नेचर यानी पोषण। प्रकृति वर्सेस पोषण। नेचर क्या है? स्टैटिक है, फिक्स्ड है। प्रकृति क्या है आपकी? स्टैटिक फिक्स्ड है पूरी तरीके से। नेचर क्या है? डायनामिक है, चेंजेबल है। हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द totality of biologically transmitted factors. Environment is the totality of conditions that serve to stimulate behavior or act to bring about modification of behavior. वुडवर्थ ने क्या बताया? वुडवर्थ ने बताया कि both are equally essential in the growth and development of the child। वुडवर्थ ने बताया कि दोनों क्या है? इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। वुडवर्थ ने क्या बताया कि both are equally essential in the growth and development of the child। Individual is the result of multiplication between heredity and environment। इंडिविजुअल क्या है? रिजल्ट है किसका? मल्टीप्लीकेशन, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों का समावेश होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? इंडिविजुअल का एक इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ हेरिडिटी। हमें क्या देखना है यहाँ पे? लॉ ऑफ हेरिडिटी देखनी है। फादर ऑफ हेरिडिटी किसको कहा जाता है? जॉन ग्रीगोर मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने प्रोपाउंड किया था 3 लॉज हेरिडिटी। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर आता है आपका पहला, देखते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन, ये प्रत्यागमन का सिद्धांत। इंटेलिजेंट माँ बाप के बच्चे डल हो जाएं और डल माँ बाप के बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएं, यानी क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए। जो जिसके माँ बाप इंटेलिजेंट हैं उसके बच्चे क्या हो जाए? डल हो जाए, और जिसके माँ बाप डल हैं उसके बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएं। तो एक इसमें आता है आपका लॉ ऑफ रिग्रेशन यानी प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसके बाद आता है आपका एजुकेशनल एप्लीकेशन, यानी इन्वायरमेंट कंडक्टिव बेस्ट। इन्वायरमेंट को क्या किया जाएगा? जहाँ पे बेस्ट किया जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? एजुकेशनल एप्लीकेशन। फिर आते हैं जीन पियाजे थ्योरी। इनके केस में क्या था कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट थी और विकास एक असतत प्रक्रिया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जीन पियाजे क्या कहते हैं? विकास एक असतत प्रक्रिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है?
चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। चिल्ड्रन क्या होते हैं? एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है कि एक्टिव नॉलेज ऑफ बिल्डर्स किसको कहा गया है, किसने कहा है? तो जीन पियाजे ने बताया है। तो जीन पियाजे ने क्या बताया है? चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, द प्रोसेस ऑफ नोविंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज इज नोन एज कॉग्निशन। किसका प्रोसेस? नोविंग एंड एक्वायरिंग, मतलब जानने का, उसको अडॉप्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बताया है? कॉग्निशन यानी संज्ञानात्मक विकास बताया गया है। चाइल्ड एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस हेल्प्स देम इन डेवलपिंग देयर स्कीमा। चाइल्ड्स के यानी बच्चे की एक्टिविटी और उनका एक्सपीरियंस जो होता है उनको अपना स्कीमा डेवलप करने में मदद करता है। चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर, बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। कॉग्निशन संज्ञान क्या है यहाँ पे? ये भी बताया गया है। मेंटल स्किल्स, ठीक है, मेंटल स्किल्स जैसे कि थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, अल्टरेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, इमेजिनेशन हो गया और परसेप्शन यानी कि अनुभूति। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्कीमा क्या होता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड। क्या है? बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ माइंड, इसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी मेंटल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की संगठित संरचना को स्कीमा कहते हैं। यहाँ पे ज्ञान आपको समझे इकट्ठा हो रहा है, उसकी संगठित संरचना जो है उसको क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे क्या कहते हैं? चिल्ड्रन आर लिटिल साइंस, बच्चे क्या नन्हे वैज्ञानिक, कौन कहते हैं? पियाजे कहते हैं, ठीक है। तो पियाजे क्या कहते हैं? चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, जो दुनिया की समझ को सक्रिय रूप से विकसित करते हैं। चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अडल्ट्स नॉट इन क्वांटिटी बट इन क्वालिटी। बच्चे क्या करते हैं? अडल्ट यानी बड़ों से क्या करते हैं? दूसरी वे में यानी अलग सोचते हैं। किसमें? मात्रा में नहीं बट क्वालिटी में, ठीक है, बट नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी में उनसे अलग सोचते हैं। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट यानी इसको आ गया थ्योरी ऑफ नॉलेज। हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है किसमें? कॉग्निशन में। पियाजे ने क्या बताया था कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है कॉग्निशन में। ये कैसे थे आपके? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी थे। कैसे थे? रचनावादी, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। नेक्स्ट आता है आपका 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व। इन्होंने कहा उससे क्या कि इसमें 4 फैक्टर्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। MES यानी मैचुरेशन, परिपक्वता, या कैसे आती है? जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी जहाँ से एक्टिव हो जाती है। एक्सपीरियंस यानी एक्टिविटी करके, अनुभव से। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया से। इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन की प्रक्रिया से। तो ये 4 चीजें क्या हैं यहाँ पे? 4 फैक्टर्स में इन्वॉल्व हैं। इक्विलिब्रेशन में क्या होता है? एक होता है एडॉप्शन, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन और अनुकूलन। एडॉप्शन में भी 2 तरीके से होता है, एक एसिमिलेशन होता है और एक एकोमोडेशन होता है, ठीक है। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि आप आत्मसातीकरण में यानी प्रीवियस नॉलेज में कुछ ऐड करते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है कि आपके पास कुछ नॉलेज है उसमें क्या करेंगे? कुछ ऐड कर देंगे। और एकोमोडेशन में क्या होगा? संयोजन में चेंज इन प्रीवियस नॉलेज, आप क्या करेंगे? प्रीवियस नॉलेज को चेंज करेंगे, जैसे कुछ मॉडिफाई करेंगे, कुछ एडजस्ट करेंगे, कुछ मैनिपुलेट करेंगे। तो सीधी सी बात है, एसिमिलेशन में क्या होता है कि आप प्रीवियस नॉलेज में कुछ और ऐड कर लेंगे, बट एकोमोडेशन में, संयोजन में क्या होता है कि आप कुछ मॉडिफाई करेंगे, एडजस्ट करेंगे या फिर मैनिपुलेट करेंगे यानी कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ये सीधी सी बात है, इसलिए हम कुछ ऐड करेंगे, उसके बाद क्या हो? आपकी स्थिति आएगी बैलेंस करने की, तो बन जाएगी आपकी इक्विलिब्रेशन की स्थिति, यहाँ पे बैलेंस होगा। फिर आगे पास न्यू सिचुएशन आ गई, ठीक है, न्यू सिचुएशन आएगी, फिर आप उसमें इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, फिर आप उसमें कुछ चेंज करेंगे तो आपका कैसी सिचुएशन बन जाएगी? मॉडिफाई करेंगे तो एकोमोडेशन बन जाएगी, ठीक है। सूचनाओं की संगठित संरचना को स्कीमा कहते हैं। फिर आपके पास आती है सेंसरी मोटर स्टेट यानी इंद्रियगात्मक अवस्था, जब क्या होती है? 0 से 2 साल तक के बीच होती है। इसमें क्या क्या होते हैं? हम ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं यानी सेंसर्स आर टीचर होते हैं, ठीक है। SPCF इसको याद रखिएगा। एस क्या है आपकी? सेंसरी मोटर स्टेज यानी 0 से 2 साल। पी क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, ठीक है। आइए गोल, इसमें क्या होगा? आप रिफ्लेक्शन सेंसर से सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है? 0 से 2 साल के बच्चे में होती है। इसमें बच्चा कैसे किससे सीखता है? सेंसर आर टीचर के सेंस क्या होते हैं? टीचर होते हैं। गोल डाइटर बिहेवियर होता है, दिशा निर्देशी व्यवहार होता है इनका। ऑब्जेक्ट परमानेंस होते हैं यानी वस्तु अस्थायी होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता है। इमिशन होता है यानी डिफर्ड इमिशन, विलंबित अनुकरण होता है यानी सेंसर प्लस मोटर एक्टिविटीज के द्वारा ये सीखते हैं। सीधी सी बात आपको बताते हैं कि सेंसर से ही यहाँ पे सीखते हैं। सेंसर क्या होती है? यहाँ पे टीचर होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका
प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों में देखा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी को क्या कहा जाता है? प्री स्कूल एज बताया जाता है, इसी को प्री स्कूल एज कहा जाता है। इसी को यानी सजीववाद कहा जाता है। निर्जीववाद, बच्चा सजीव निर्जीव को समझ सकता है किसमें? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इगोसेंट्रिज्म, बच्चा क्या हाँ सेल्फ सेंटर्ड होता है। सीटेट में यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है कि बच्चा यहाँ पे कौन से एक्टिविटी में, कौन सी स्थिति में है। तो यहाँ पे बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, तो कौन सी स्टेज होती है आपकी? प्री ऑपरेशनल स्टेज। इरिवर्सिबल थिंकिंग होता है, यानी बर्फ को क्या कहता है? पानी को कहता है, पानी को बर्फ समझ जाता है, ठीक है। सेंट्रेशन होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, ठीक है। ट्रांसमिटिव रीडिंग होती है, इलॉजिकल चीजें होती हैं। सिंबल थर्ड, मतलब सिंबल से भाषा सीख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 तरीके से आती है, पूर्व संक्रियात्मक और सृजनात्मक। यानी प्री कॉन्सेप्चुअल क्या होती है? 2 से 4, और इनिशिएटिव स्टेज क्या होती है? 4 से 7 साल में। प्री कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है बच्चा? इगोसेंट्रिक होता है, इन्विजम होता है, और बहुत सारे सिंबॉलिक और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। इसकी लिमिटेशन क्या थी? ईगोसेंट्रिज्म था, कंट्रेशन था, इन्विजम था, इरिवर्सिबल था, कैटेस्टिक क्या थी? सिंबॉलिक थॉट थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूल संख्यात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 साल की अवस्था में होती है। इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। CCS आपको याद रखना है। सी यानी कंजर्वेशन, संरक्षण, इसी में होता है। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण बच्चा इसमें सीखता है, और सीरियसन यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग चीजों को सीरियल वाइज करना भी इसी में सीख जाता है। तो कंक्रीट ऑपरेशन में क्या होता है? यह लॉजिकल थॉट होती है, आना शुरू हो जाती है, लॉजिकल थॉट बिगिन हो जाती है। रिवर्सिबल थॉट, मतलब बच्चा यहाँ पे समझ जाता है कि यहाँ बर्फ से वाटर पानी बनता है, पानी से बर्फ बनता है। प्री ऑपरेशन में नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन तो कंक्रीट ऑपरेशन में समझने लगता है। डिसेंट्रिएशन होता है, पहले वहां क्या था? प्री ऑपरेशन में सेंट्रेशन था, यहाँ क्या हो जाता है आपका? डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण हो जाता है। कंजर्वेशन अचीव हो जाता है। संरक्षण क्या होता है? शेप, साइज समझना, क्वांटिटी भी समझना, ये सब क्या हो जाता है? चीजें समझ जाता है। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण जान जाता है। ट्रांसमिटी यानी अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए बी और सी से बड़ा होगा, तो ये चीजें भी जान जाता है। इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे सीख जाता है, और लॉजिक बिगिन हो जाते हैं। अबाउट कंक्रीट थिंग्स लॉजिक आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी अमूर्त चिंतन। बच्चा कहाँ से? 11 साल या उससे आगे की स्थिति में ये चीज देखी जाती है। अब्स्ट्रैक्ट थॉट यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, यानी अमूर्त चिंतन। हाइपोथेटिकल रिलेटिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन यहाँ करता है। एडोलेसेंट में सेल्फ सेंटर्ड होता है। इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक दर्शन। पियाजे ने लैंग्वेज को संज्ञानात्मक विकास में महत्व नहीं दिया है। पियाजे ने क्या किया है? लैंग्वेज को संज्ञानात्मक विकास में महत्व नहीं दिया, इस चीज को याद रखिएगा। पियाजे हो गए, अब कौन आएंगे? वाइगोस्की आएंगे। वाइगोस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष। वाइगोस्की इज ए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। पियाजे कैसे थे? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म थे, और वाइगोस्की कैसे हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। इनके लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है। SCL, एस क्या होती है? सोसाइटी यानी समाज, जहाँ बच्चा सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। सी आती है कल्चर, जो बच्चा अपनी संस्कृति के द्वारा सीखता है। एल आती है लैंग्वेज, जो बच्चा अपनी भाषा के द्वारा सीखता है। वाइगोस्की केस में मेन क्या है कि अधिगम से विकास की ओर चलते हैं। एज पर वाइगोस्की, लैंग्वेज इज ए टूल, भाषा क्या? एक यंत्र। भाषा एक यंत्र किसने कहा है? वाइगोस्की ने कहा है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र क्या होता है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक स्थिति होती है आपकी लर्नर कैन डू अनएडेड, फिर यहाँ से आपकी JPT की फॉर्म बनते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ क्या होता है? लर्नर कैन डू विथ गाइडेंस, यानी इसको फोल्डिंग होती है, जहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा सहारा दिया जाता है। इसको फोल्डिंग क्या होती है कि बच्चे को थोड़ा सा सहारा दिया जाता है, फिर बच्चा उसको अपने तरीके से कर लेता है आगे चल के। फिर उसके आगे क्या होते हैं? एमको, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, कोई जिसके पास ज्यादा नॉलेज होती है वो क्या करता है? बच्चे को थोड़ा सा पुश कर देता है, थोड़ा सा सहारा दे देता है, तो बच्चा उसके सहारे से सीख जाता है। Vygotsky believed that language was the most important tool that human could utilize. Vygotsky believed that 3 types of language. Vygotsky ने क्या माना कि लैंग्वेज बहुत ही एक महत्वपूर्ण यंत्र है, जो बच्चों को क्या करती है? अच्छी चीजें सिखाती है। बल्कि पियाजे ने क्या किया था? संज्ञानात्मक विकास में भाषा को महत्व नहीं दिया था, लेकिन तो वाइगोस्की ने भाषा को महत्व दिया, और 3 प्रकार की भाषा को भी महत्वपूर्ण बताया। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट इन द इनिशियल ईयर ऑफ लाइफ। क्या कहती हैं कि भाषा और जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं? पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं इनिशियल ईयर ऑफ लाइफ में। पियाजे सेइंग थॉट नॉट ओनली प्रोसेस लैंग्वेज बट आल्सो डिटरमाइंस इट। पियाजे ने ऐसा नहीं समझा था, जबकि थॉट्स कम्स बिफोर लैंग्वेज। पियाजे कहते हैं कि विचार पहले और भाषा बाद में। अब यहाँ पे बहुत कंट्राडिक्शन भी होता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। पियाजे क्या कहते हैं? पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है, ठीक है।
पियाजे कहते हैं। पहले भाषा आती है, फिर विचार आता है। इसके बाद आता है आपका सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक। कह रहा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दैट पीपुल यूज टू टॉक विद अदर पीपुल। ये कौन सी स्टेज में होती है आपकी? 0 से 2 साल की स्टेज में हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपकी प्राइवेट स्पीच, ठीक है, यानी निज वाक। इंटरनल कम्युनिकेशन दैट ए पर्सन डायरेक्ट टू देमसेल्व्स, इट सर्व्स एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। कि 3 साल में बच्चा क्या करता है? खुद से बात करना सीख जाता है, सेल्फ रेगुलेशन हो जाता है, सेल्फ डायरेक्शन हो जाता है। साइलेंट इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच diminishes in its audibility until it becomes a self-regulating function। एक बच्चा खुद से अपने अंदर बात करना कब सीख जाता है? 7 साल की अवस्था में सीख जाता है। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है? परस्पर शिक्षण। स्टूडेंट और टीचर क्या करते हैं? रेसिप्रोकल टीचिंग होना चाहिए कि स्टूडेंट भी सीखे और बच्चा भी आपस में सीखते जाए। पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? सहपाठी शिक्षण, यानी क्लासमेट्स के द्वारा, जैसे आपको नहीं आ रहा तो आपके दोस्त ने कुछ बता दिया, आपके क्लासमेट्स ने कुछ बता दिया, ठीक है। एजमेट्स आपके कोई साथी है वाली क्लास में, या आपकी सोशल चीज़ों में, या आपके घर द्वार के अगल बगल कोई भी रहता है जो आपके आसपास की एज का है, और कोई चीज़ें आप उससे भी सीखते हैं, ठीक है। फिर आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्या होती है ये? कोऑपरेटिंग यानी सहयोगात्मक, सहयोग करके क्या चीज़ें सीखी जाती हैं, ठीक है। असिस्टेड लर्निंग यानी सहायक शिक्षण, यहाँ के गाइड के इंस्ट्रक्शन के द्वारा चीज़ें सीखी जाती हैं। इनकी आलोचना भी हुई। आलोचना इसलिए हुई कि सभी संस्कृतियों पर ये लागू नहीं होती, और वाइगोस्की इग्नोर्ड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जैविक पक्षों की अवहेलना वाइगोस्की ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। क्या आ गया? कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। हम लोगों ने क्या किया? पियाजे को देखा, वाइगोस्की को देखा, अब हम लोग कोलबर्ग का नैतिक विकास देखेंगे। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन पियाजे मोरल थ्योरी। कोलबर्ग की थ्योरी किस पे बेस्ड है? पियाजे की मोरल थ्योरी पे बेस्ड है। कि कोलबर्ग का सिद्धांत संज्ञानात्मक परिपक्वता को नैतिक परिपक्वता का आधार मानता है। मोरलिटी यानी मोरल यदि नैतिक तर्क बेस्ड ऑन कॉग्निटिव मैच्योरिटी, यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता के आधार पे चीजें देखी जाती हैं। मोरल डिलेमा यानी नैतिक दुविधा, हिंज की केस में यहाँ पे आ गया था। हिंज डिलेमा यहाँ यही आता है आपका। एन इंटरेक्टिव एनिमेशन। स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, पहला लेवल क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल है, पूर्व पारंपरिक स्तर। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जीरो सेंस ऑफ मोरलिटी यहाँ पे होती है, यानी आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, यानी लाभ की अवस्था, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। माय ड्यूटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, यानी आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही किया, आपके साथ वैसा ही किया जाएगा। म्यूचुअल एक्सचेंज क्या है? वही चीज है, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, यानी यू स्क्रैच माय बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। अगर आप मेरी पीठ को घुसेंगे तो मैं आपकी पीठ को सहला दूंगा। तो वही टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाली स्थिति है। लेवल 2 क्या है आपकी? कन्वेंशनल लेवल है। अब यहाँ से पूछ जाता है कि टिट फॉर टैट या गिव एंड टेक कौन सी स्टेज में है कोलबर्ग की? तो पहली स्टेज में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल आता है इनका कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या इनका? कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर। इसमें क्या होता है आपका कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है। गुड बॉय, नाइस गर्ल, ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, अभिविन्यास इसमें यहाँ पर चलता है, ठीक है। गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड गर्ल लेकर किसमें आती है? सेकंड लेवल में, कन्वेंशनल लेवल में चीजें आती है। क्या होती है? मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था। बच्चा क्या करता है? कानून एवं व्यवस्था को भी इसमें सीखता है। रूल एंड रेगुलेशन को भी चीजें यहाँ पे होती हैं। बच्चे के लिए रूल्स क्या होते हैं? इसमें सुप्रीम होते हैं सेकंड लेवल में, ठीक है। थर्ड लेवल क्या आती है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी उत्तर पारंपरिक स्तर। यहाँ पे क्या होता है? सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब सोशल कंट्रैक्ट कहाँ पे स्थिति होती है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर लेवल 3 में होती है। सामाजिक संविदा व व्यक्तिगत व्यवहार। फेयर हैज नो प्लेस इन स्कूल, यहाँ पे जस्टिस द स्पिरिट ऑफ लॉ। फेयर का यानी कि डर का कोई स्थान नहीं होता है स्कूल में। नेक्स्ट चीजें आती है यहाँ पे यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स, यानी सार्वभौमिक सिद्धांत। सार्वभौमिक सिद्धांत आता कहाँ के? कॉन्शियसनेस सेल्फ, यानी कि तीसरी वाली स्टेज में। तीसरी वाली स्टेज कौन सी है आपके पास? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इनका क्रिटिसिज्म क्या क्या था? इनके क्रिटिसिज्म को देखते हैं। पहला, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चरल्स, यानी सभी संस्कृतियों पर क्या होती है? लागू नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, इनका क्रिटिसिज्म क्या था? कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कल्पनात्मक परिकल्पनात्मक अवस्थाएं थी, और बायस सैंपल थे, पक्षपात थे, ठीक है। कोरल गिलिगन इन्हीं की छात्रा थी जिन्होंने इसको क्या बताया था? बायस्ड सैंपल्स यानी पक्षपात बताया था।
तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने पियाजे को देखा, वाइगोत्स्की देखा और कोलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत को भी देखा। तो तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तीनों से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका सिलेबस अच्छे तरीके से चल रहा है, जैसे हम 20 से 25 क्लास का टारगेट लेकर चले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उससे पहले या उसी में आराम से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस 20 मिनट से आधे घंटे यानी हाफ एन आवर का ही टाइम देना है और आपकी क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी। आप अच्छे से क्लासेस को करते रहिएगा, अपना फीडबैक देते रहिएगा। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।